हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेरी अकाउंट क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू ए टोटल एसेट्स ऑफ फर्म, टोटल सेल ऑफ ए फर्म, टोटल लॉन्ग फंड ऑफ ए कंपनी, टोटल एक्सपेंसेस। कैपिटलाइजेशन से क्या मतलब है आपका? फर्म की एसेट्स, फर्म की सेल या लॉन्ग टर्म फंड कंपनी की या टोटल एक्सपेंसेस। तो सही आंसर है सी, टोटल लॉन्ग टर्म फंड ऑफ ए कंपनी। सेकंड क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन इंक्लूड, कैपिटलाइजेशन में क्या क्या शामिल होता है? ए इक्विटी शेयर्स, बी डिवेंचर्स, सी लॉन्ग टर्म लोन और डी ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर है डी, क्योंकि कैपिटलाइजेशन में तीनों चीज शामिल होती हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन के मीन्स क्या होते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन के मीन होता है ए लेस कैपिटल देन रिक्वायरमेंट, बी मोर कैपिटल देन रिक्वायरमेंट, सी इक्वल कैपिटल देन एंड प्रॉफिट, डी नो कैपिटल। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपने बिजनेस में नॉर्मल कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। इसका मतलब मोर कैपिटल देन रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा आपने कैपिटल लगा रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर कैपिटलाइजेशन मींस ए एक्सेस कैपिटल, बी लो प्रॉफिट्स, सी लेस कैपिटल बट हायर अर्निंग, डी हाई कैपिटल बट लो प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर है सी, लेस कैपिटल बट हाई अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन मींस ए मैक्सिमम कैपिटल, बी मिनिमम कैपिटल, सी आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस बिटवीन कैपिटल एंड अर्निंग। सही आंसर है बैलेंस बिटवीन कैपिटल एंड अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6, ओवर कैपिटलाइजेशन जनरली रिजल्ट इन, ओवर कैपिटलाइजेशन का जनरल रिजल्ट क्या आता है? ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में क्या होता है कि आपकी कैपिटल ज्यादा होती है, उसके एवरेजन आपके पास प्रॉफिट कम होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी कंपनी में लो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इसका सही आंसर है बी, लो डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन में कौन कौन सी कॉजेज होते हैं? ए ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, सही बात है। पुअर मैनेजमेंट होता है, सही बात है। सी एक्सेस इशू ऑफ कैपिटल, सही बात है। तीनों ही कारण होते हैं जिनसे ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। उसका आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। अंडर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अंडर कैपिटलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? लो शेयर प्राइस, हाई डिविडेंड, सी लॉसेस, डी बैंकरप्ट। तो सही आंसर है बी, हाई डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 9, ओवर कैपिटलाइजेशन इफेक्ट्स, ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है? ए शेयर मार्केट वैल्यू पे, बी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे, सी कंपनी की रेपुटेशन पे, डी ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल, ओवर कैपिटलाइजेशन का असर सभी पे पड़ता है। शेयर मार्केट वैल्यू की मार्केट वैल्यू पे भी पड़ता है, इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस पे भी पड़ता है, कंपनी की रेपुटेशन पे भी पड़ता है। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन इंश्योर्स, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन किस बात का इंश्योर करता है? कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, लो प्रोडक्शन होगा, पुअर मैनेजमेंट होगा या नो रिस्क। तो सही आंसर है ए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इफेक्ट्स बाय, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसको इफेक्टेड करती है? डिविडेंड को, ग्रोथ को, मार्केट प्राइस को, और सही आंसर है सभी को इफेक्टेड करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 12, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड ए इक्विटी, बी डेब्ट, सी प्रेफरेंस शेयर्स, डी ऑल। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इशूड फॉर ए मार्केटिंग एनालिसिस, बी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, सी लीगल ऑडिट, डी इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो सही आंसर है बी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 14, कंपाउंडिंग मींस, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटिंग एवरेज, फ्यूचर वैल्यू डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट मार्जिन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन। उसका सही आंसर है बी, फ्यूचर वैल्यू डिटर्मिनेशन, भविष्य की वैल्यू को निर्धारित करना चीजों की। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या इफेक्ट्स आती है?
टैक्स रेट पे आता है, रिस्क पे आता है, मार्केट कंडीशन पे आता है, सभी पे आता है। उसका सही आंसर है डी, सभी पर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू ए इन्वेस्टिंग इन मशीन्स, बी रेजिंग फंड, सी वैल्यूएशन ऑफ टोटल कैपिटल, डी पेइंग सैलरी। कैपिटलाइजेशन से आपका क्या मतलब है? कैपिटलाइजेशन से मतलब है वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल, तो उसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ते हैं, डिक्रीज रिटर्न, रिटर्न कम होते हैं, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज, कि हम अपने रिसोर्सेज का अनुकूलतम इस्तेमाल करते हैं, या एक्सपेंशन में। इसका सही आंसर है बी, डिक्रीज रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू ए लोअर अर्निंग, बी एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, सी हाई रिटर्न, डी फाइनेंशियल लॉस। तो सही होता है सी आंसर, हाई रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन इंश्योर्ड, ए लॉस, बी अंडर यूटिलाइजेशन, सी मैक्सिमम एफिशिएंसी, डी ओवर स्पेंडिंग। तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया है आपने। क्वेश्चन नंबर 20, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए मिक्स ऑफ एसेट्स, बी फिक्स एंड करंट एसेट्स, सी डेब्ट एंड इक्विटी, और डी इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर है सी, डेब्ट और इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज ए डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ए कंट्रोल, बी रिस्क, सी कॉस्ट, और डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल लीवरेज अफेक्ट्स ए सेल्स, बी नेट इनकम, सी ईपीएस, डी एसेट्स। फाइनेंशियल लीवरेज किस चीज को इफेक्ट करता है? ईपीएस को, यानी अर्निंग पर शेयर्स को। तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेटिंग लीवरेज रिलेटेड टू ए डेब्ट्स, बी फिक्स कॉस्ट, सी वेरिएबल कॉस्ट, डी नन। तो सही आंसर है बी, फिक्स कॉस्ट। कंबाइंड लीवरेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ, कंबाइंड लीवरेज किससे बनता है? कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज से बनता है। उसका सही आंसर है बी। EBIT स्टैंड फॉर, EBIT का मतलब क्या होता है? EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सही आंसर है ए। EPS स्टैंड फॉर, EPS का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। तो उसका सही आंसर है ए। EBIT और EPS एनालिसिस करता है, इसकी हेल्प करता है एनालिसिस के थ्रू? ए प्राइसिंग, बी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, सी HR हायरिंग, डी मार्केट एक्सपेंसेस। तो EBIT और EPS जो एनालिसिस होती है, हेल्प करती है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की डिजाइन करने में। तो सही आंसर है बी। 28, ए फर्म विद हाई फाइनेंशियल लीवरेज हैज ए मोर इक्विटी, बी मोर डेब्ट, सी मोर एसेट्स, डी मोर लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि आपके पास कितना डेब्ट्स है। तो हाई फाइनेंशियल लीवरेज मोर डेब्ट्स पे, ठीक है, तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच डज नॉट इफेक्ट लीवरेज, लीवरेज पर क्या इफेक्ट नहीं करती है? ये देखें आप, सेल, बी फिक्स कॉस्ट, सी इंटरेस्ट, डी रिटर्न। तो सही आंसर है डी रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 30, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इन्वॉल्व HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केट टीम, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में इन्वॉल्व करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31, कैपिटल बस्टिंग इज कंसर्न विद ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, कैश बस्टिंग, या इन्वेंट्री। तो सही आंसर है ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, विच मेथड इज नॉट ए ट्रेडिशनल कैपिटल बस्टिंग मेथड, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल वर्किंग कैपिटल मेथड नहीं है?
पेबैक पीरियड, ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सी नेट प्रेजेंट वैल्यू, डी नन। तो इसका सही आंसर है सी नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सही आंसर है ए। IRR यूज्ड टू इवेल्युएट, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहां पर यूज होता है? इन्वेंट्री में, प्रोजेक्ट में, डेटर्स में और कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो सही आंसर है बी प्रोजेक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 35, द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इक्वल देन 0 इज कॉल्ड। जहां पर एनपीवी 0 होता है कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका आंसर है ए। पेबैक पीरियड इंडिकेट्स, पेबैक पीरियड क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट मार्जिन, टाइम टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, ROI या इन्फ्लेशन। पेबैक पीरियड का मतलब जितना आपने पे किया उसको बैक करने का जो पीरियड होता है, यानी कि टाइम टू रिकवर इन्वेस्टमेंट। सही आंसर है बी। विच मेथड कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कौन सा मेथड निर्धारित करता है? वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 38, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर यूजली, कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन जो यूजली करती है वो शॉर्ट टर्म, रूटीन, स्ट्रेटेजिक या माइनर। तो सही आंसर है सी स्ट्रेटेजिक। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR इज बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू या कैश फ्लो। तो इसका सही आंसर है ए बुक्स प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 40, विच मॉडल इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन? बाल्टर, CAPM, गॉर्डन या बोथ ए एंड सी। तो बाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल दोनों यूज होते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 41, मोदीगिलानी एंड मिलर प्रपोज थ्योरी इज मार्केटिंग, इन्वेंट्री, डिविडेंड पॉलिसी और HR। तो इनकी जो थ्योरी है वो डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड है। सही आंसर है सी। रेशनल रेशियो वो रिटेंशन रेशियो इम्पैक्ट डिविडेंड, लीवरेज, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो रेशनल रेशियो इम्पैक्ट करता है डिविडेंड पर। क्वेश्चन नंबर 40, डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेन रेशियो इक्वल A, B, C और D। A का 10, B का 100, C का 0 और D का नन। तो उसका सही आंसर है बी। 1 होता है या 100% होता है? तो यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखी, तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप बी लगाए। 44, हाई डिविडेंड पे आउट लीड्स टू ए लो रिटेन्ड अर्निंग, बी मोर इन्वेस्टमेंट्स, सी मोर डेब्ट्स, डी लोअर प्रॉफिट। हाई डिविडेंड पे आउट लीड्स टू, तो जब आप जितना कमाते हैं उसमें से ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे तो आपके पास रिटर्न अर्निंग कैसी होगी? लो होगी। तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज नॉट ए कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक नहीं है? IRR, ROI, NPV और पेबैक। तो सही आंसर है बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 46, वर्किंग कैपिटल इंक्लूड ए कैश, बी इन्वेंट्री, सी रिसीवेबल, डी ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। 47, विच इज ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? ए ट्रेड क्रेडिट, बी डिवेंचर, सी इक्विटी, डी प्रेफरेंस। सही आंसर है ए ट्रेड क्रेडिटर्स। रिसीवेबल आर आल्सो नोन एज पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश। तो सही आंसर है डेटर्स। क्वेश्चन नंबर 49, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व ए HR प्लानिंग, बी मैनेजिंग स्टॉक, सी फिक्स एसेट्स, डी
युक्ति। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को, तो स्टॉक मैनेजमेंट करने का जो काम होता है वो इसके अंतर्गत आता है, तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 50, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल अराइज ड्यू टू ए प्रोडक्शन साइकिल, बी मार्केटिंग, सी एडवर्टाइजिंग, डी एक्सपेंशंस। वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है प्रोडक्शन रिसाइकिल के लिए, ठीक, तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 51, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और डी एक्सपेंशंस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर करता है लिक्विडिटी को, क्योंकि उसको डेली रूटीन एक्टिविटीज के हिसाब से पैसे की जरूरत होती है, तो लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज सीजनल, वेरिंग, कांस्टेंट और डिक्लाइन, तो सही आंसर है कांस्टेंट। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए करंट एसेट्स, इनमें से कौन सा करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है? लैंड, बी इन्वेंट्री, सी कैश, डी डेटर्स। तो लैंड जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होती, वो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती है, सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज ए टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स कौन सी है? ईओक्यू, एसडब्ल्यूओटी, आरओआई और आईआरआर। ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स है। क्वेश्चन नंबर 55, कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ए पेइंग सैलरी, बी कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, सी मैनेजिंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी कैपिटल बस्टिंग। तो सही आंसर है सी, कैश मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है मैनेजिंग इनफ्लो और आउटफ्लो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्री या लैंड। तो उसका सही आंसर है सी, इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 57, वर्किंग कैपिटल इज नोन एज ए फिक्स कैपिटल, बी सर्कुलेटिंग कैपिटल, सी कोर कैपिटल और डी युक्ति कैपिटल, युक्ति। तो वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर है बी। 58, टू मच वर्किंग कैपिटल रिजल्ट इन एफिशिएंसी, आइडियल फंड, हाई प्रॉफिट, बी लॉस। तो सही आंसर है बी, आइडियल फंड। क्वेश्चन नंबर 59, विच आइटम इफेक्ट्स रिसीवेबल, इनमें से कौन से आइटम हैं जो रिसीवेबल को इफेक्ट करते हैं? ए क्रेडिट पॉलिसी, बी स्टॉक लेवल, सी मशीनरी, डी एडवर्टाइजमेंट। क्रेडिट पॉलिसी जो होती है वो रिसीवेबल को इफेक्ट करती है, तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60, इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लीड टू, इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल लीड कैसे करता है मैनेजमेंट? ए हायर डेब्ट, बी बेटर लिक्विडिटी, सी इन्वेंट्री लॉसेस, डी हायर टैक्स। तो बी बेटर लिक्विडिटी को। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, डी रेवेन्यू मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन। तो सही आंसर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 62, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, एचआर प्लानिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन। तो एचआर प्लानिंग जो होती है वो एचआर मैनेजर के काम होते हैं, फाइनेंस मैनेजर के नहीं होते हैं, तो आंसर सी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस ए मनी वैल्यू चेंज विद टाइम, मनी टुडे इज वर्थ मोर देन फ्यूचर, मनी हैज नो टाइम वैल्यू, डी फ्यूचर मनी इज मोर वैल्यूएबल। तो सही आंसर है इसका बी, मनी टुडे इज वर्थ मोर देन इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज ए component of cost of capital, cost of debt, cost of equity, cost of retained earning या all? 65, the process of the determining present value of future cash inflow is called compounding, discounting, averaging या busting? discounting। सही आंसर है बी, discounting। क्वेश्चन नंबर 66, cost of preference share is calculating using dividend upon net profit, interest upon total assets, नेट इनकम अपॉन सेल और इक्विटी अपॉन डेब्ट। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करते हैं हम पीडी अपॉन एनपी, यानी कि
प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट, तो सही आंसर होगा ए, डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्स क्या है, इक्विटी है, डेब्ट है, रिटेन अर्निंग है, ऑल, तो सही आंसर है ऑल, सभी सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। WACC कंसीडर ए ओनली इक्विटी, बी ओनली डेब्ट्स, सी कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस, डी ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका सही आंसर है कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 69, हु मेक्स कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, HR मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, सही आंसर है सी, फाइनेंशियल मैनेजर। टाइम वैल्यू इज द मनी हेल्प इन ए असेसिंग HR, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और हायरिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। EBIT के मीन्स क्या होता है, EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मैंने पहले बताया था। EPS स्टैंड कहाँ करता है, EPS स्टैंड करता है अर्निंग पर शेयर्स। ए EBIT और EPS एनालिसिस यूज करते हैं कहाँ पर, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में, मैंने पहले ही बताया आपको। EPS कैसे कैलकुलेट की जाती है, EPS कैलकुलेट की जाती है प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, EPS, EBIT और EPS एनालिसिस कंपेयर करते हैं कहाँ पर, फाइनेंशियल प्लान में, मार्केटिंग प्लान में, प्रोडक्शन प्लान में और HR प्लान में। तो हम इसे जो कंपेयर करते हैं वो फाइनेंशियल प्लान्स में करते हैं। हायर EPS किस चीज को इंडिकेट करती है, बताई थी कि प्रॉफिट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करती है, तो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, EBIT EPS एनालिसिस हेल्प टू इन सेलेक्टिंग, ये किसको सेलेक्ट करने में हेल्प करती है, अपनी फाइनेंशियल ऑप्शंस में जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस होता है उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। सही आंसर है ए, डेब्ट फाइनेंसिंग में इंक्रीज। डेब्ट फाइनेंसिंग में इंक्रीज किस चीज को डेब्ट फाइनेंसिंग में इंक्रीज करती है, यानी कि अगर हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, कि हम अपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकें, तो सही आंसर होगा ए। ब्रेक इवन EBIT इज द पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन EBIT कौन सा पॉइंट होता है वहां पर, ए EPS टू टू प्लांट आर इक्वल, सेल्स आर इक्वल, कॉस्ट इज इक्वल, एसेट्स इक्वल, एसेट से कोई मतलब नहीं, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, सेल्स से कोई मतलब नहीं। अर्निंग पर शेयर जब दो प्लांट्स के एक से होते हैं तो कहलाता है ब्रेक इवन EBIT। क्वेश्चन नंबर 80, इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम, इंटरेस्ट कहां से घटती है, EBIT में से, सेल्स में से, एसेट्स में से, कैपिटल में से। तो जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास होता है तो हम सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी दे रखी होगी उस इंटरेस्ट को लेस करते हैं, तब हमारे पास बचता है EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स घटाते हैं, फिर हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 81, टैक्स इज कैलकुलेट ऑन, टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, अभी मैंने बताया था टैक्स कैलकुलेट होता है अर्निंग बिफोर टैक्स पे से। सही आंसर है ए। EBIT का मीन्स अभी मैंने बताया था EBT का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, सही आंसर है ए। EPS इंक्रीज व्हेन, EPS कब बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 83, प्रॉफिट इंक्रीज हो या शेयर्स डिक्रीज हो, भाई हमारे पास या तो प्रॉफिट बढ़ जाए या हमारे शेयर्स कम हो जाए, तो उसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। EBIT और EPS एनालिसिस रिलेटेड करती है किससे, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, मार्केटिंग या प्रोडक्शन प्लान, तो सही है फाइनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड होता है। डेब्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास लोन बढ़ रहा है, बाहर से पैसा पड़ रहा है, डेब्ट बढ़ रहा है, तो आपके पास क्या, सेल्स तो बढ़ेगी नहीं, एसेट्स बढ़ेगी नहीं, एम्प्लॉय बढ़ेंगे नहीं, तो क्या बढ़ती है, फाइनेंशियल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा ए। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल होती है, नन।
जो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट होती है फिक्स होती है, देनी है आपको, तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 87, डिविडेंड इज पेड टू ए शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय। डिविडेंड हम पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने हमारे कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 88, ये भी पता था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस किसके लिए करती है? फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। हायर डेप्ट में भी लीड टू, हायर डेप्ट अगर आपने ले रखे हैं तो क्या होगा? एक तो आपके ईपीएस बढ़े हुए होंगे और आपकी रिस्क भी बहुत बड़ी होगी, तो सही आंसर होगा ए और बी। ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस फोकस करते हैं किस पर? शेयर होल्डर अर्निंग पर, सेल्स वॉल्यूम पर, एसेट्स टर्नओवर पर या प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर? ए शेयर होल्डर अर्निंग पर। ईपीएस रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? ईपीएस अर्निंग पर शेयर, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर है, इसका सही आंसर है ए। इंटरेस्ट पेड टू किसे देते हैं? इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं, तो सही आंसर है ए। डिविडेंड पेड किससे करते हैं? डिविडेंड इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स, एसेट्स और कैपिटल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आता है उस पर आप डिविडेंड पे करते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, उनको देने के बाद इक्विटी शेयर्स को। EBIT EPS एनालिसिस कंपेयर ए डेब्ट फाइनेंसिंग वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग, सेल्स वर्सेस प्रोडक्शन, मार्केटिंग वर्सेस फाइनेंस, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। सही आंसर है डेब्ट फाइनेंसिंग वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग, डेब्ट अपॉन इक्विटी, सही आंसर है। फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज क्या करता है? फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज करता है शेयर होल्डर्स के रिटर्न को, फाइनेंशियल रिस्क को, या दोनों को, या किसी को भी नहीं। तो सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, शेयर होल्डर रिटर्न और फाइनेंशियल रिस्क को। क्वेश्चन नंबर 96, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हेल्प करता है मैक्सिमाइज, ईपीएस बढ़ाने का मतलब होता है शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ाना, तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 97, लोअर नंबर ऑफ शेयर्स में ए इंक्रीज ईपीएस, बी डिक्रीज ईपीएस, सी नो इफेक्ट, डी स्टॉप प्रॉफिट। तो सही आंसर है ए इंक्रीज ईपीएस, जितने कम शेयर होंगे उतने डिविडेंड्स ज्यादा मिलेगा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 98, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन। ये जो एनालिसिस है ये पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। क्वेश्चन नंबर 99, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इफेक्ट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इफेक्ट किसे करता है? ईपीएस को, रिस्क को, प्रॉफिटेबिलिटी को, या ऑल ऑफ द एबव? उसका सही आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, मिनिमाइज सेल्स, इंक्रीज एक्सपेंसेस और रिड्यूस प्रोडक्शन। तो सही आंसर है ए, मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इसमें कुछ ना कुछ फंस जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।